Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is class 6 and our topic is our duty to our flag. In the previous lecture you have learnt about the explanation of the poem, summary of the poem and comprehension written. Now today our topic is about how to write the gapped summary. आप gap summary को कैसे लिख सकते हैं? The first thing that you have to keep in mind is the definition of the gapped summary. A gapped summary is one of the techniques for writing a summary. summary को लिखने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से एक चीज़ ये भी है कि आप gapped summary को लिखना सीख लें तो आप बेहतर तरीके से ये बता सकते हैं कि आप summary कैसे लिख सकते हैं. The first tip that you have to follow is to read the text carefully to get an idea. आपको आइडिया लेने के लिए आपको टेक्स्ट को केयरफुली रीड आउट करना है. आप जो भी पोइम आप पढ़ रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल हमने आर ड्यूटी टू आवर फ्लैग पढ़ी है, तो आपको इसका टेक्स्ट केयरफुली रीड आउट करना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस पोइम में पोइट कहना क्या चाहता है. नेक्स्ट, द सेकेंड इज फाइंड द सेंटेंसेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप्स. आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को फाइंड आउट करें कि इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट है क्या, बात किस बात की जा रही है. फॉर एग्जांपल इज़, एम, आर, एटस्ट्रा, ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं आएंगे. ओरिजिनल टेक्स्ट में वो चीज़ें आएंगी जो आपको वो व्यू जो है वो आपको डोनेट करना चाहता है. नेक्स्ट, ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इस गैप में लिखा क्या जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल हर गैप में अलग से पार्ट ऑफ स्पीच पुट किया जा सकता है, जिसमें कुछ में एडजेक्टिव, कुछ में एडवर्ब एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. सेम द थर्ड वन इज स्टार्ट विद द ईजीएस्ट गैप. ईजीएस्ट गैप से स्टार्ट करें, ना कि अपने आप को खुद मुश्किल में ना डालें, बल्कि ऐसा गैप फाइंड आउट करें जिसको आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ फोर्थ ऑन फोकस ऑन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नीडेड टू फिल इन द गैप. फोकस करें कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा पुट किया जा सकता है यहाँ पे जो इस गैप को फिल कर सकता है. नेक्स्ट, द टिप नंबर 5 इज ट्राई आउट फाइंड डिफरेंट चॉइसेस ऑफ द गिवन वर्ड फॉर द ईच गैप. हर गैप को फिल आउट करने के लिए कोशिश करें कि आपके पास कोई ऐसा वर्ड हो जिससे आप इजीली फिल कर सकते हैं अपनी इस समरी को. सो दीज वर द टिप्स हाउ टू make a gap summary. The number 6 is reread the text to ensure the gaps are properly filled. फिर उसके बाद आपने जब गैप को फिल कर लेंगे फिर आप उसके बाद उसको प्रॉपरली रीड आउट करें, इंश्योर करें कि किसी किस्म का कोई गैप जो है वो उसमें गैप में किसी किस्म का कोई अनमेंटेनेंस तो नहीं आ रही, आपने उसको अच्छे तरीके से फाइंड आउट भी किया है या नहीं. नेक्स्ट है, यहाँ देखें, यहाँ मैंने नीचे एक वर्कशीट रखी है. कंप्लीट द गिवन गैप समरी ऑफ द पोइम आर ड्यूटी टू आर फ्लैग यूजिंग द गिवन क्लूज. पहला क्लू उसने दिया है फाइट, सेकंड पेट्रियाटिज्म, द थर्ड क्लू इज़ फ्लैग एंड द फोर्थ क्लू इज़ लॉयल एंड द फिफ्थ क्लू इज़ सक्सेस. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन. द पोइट शोड हिज फीलिंग्स ऑफ डैश. पोइट ने इस पोइम में अपनी कौन सी फीलिंग शो की है. अगर फर्स्ट वर्ड की बात की जाए तो फर्स्ट वर्ड इसमें फाइट था, सेकंड पैट्रियाटिज्म, थर्ड फ्लैग, फोर्थ लॉयल एंड द फिफ्थ वन वाज सक्सेस. अगर बात की जाए फाइट की तो पोइट अपनी फाइट की फीलिंग को तो एक्सप्रेस कर नहीं रहा है यहाँ पे, क्लियर. नेक्स्ट, पैट्रियाटिज्म की बात की जाए तो पैट्रियाटिज्म बोलते हैं हुब्बुल वतनी को, अपनी मोहब्बत को जो आप अपने वतन से करते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग, क्या वो अपनी फ्लैग की फीलिंग शो कर रहा है. नेक्स्ट अपनी लॉयल से लॉयल एडवर्ब नहीं है. नेक्स्ट सक्सेस, अपनी कामयाबी की फीलिंग. इसमें से द बेस्ट वर्ड दैट यू कैन पुट फिल द गैप विद दैट वर्ड इज़ पैट्रियाटिज्म. पोइट जो है वो अपनी पैट्रियाटिज्म की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहा है पोइम में. नेक्स्ट लाइन इज द पोइम इज अबाउट द कंट्रीज डैश एंड इट्स इम्पोर्टेंस. द पोइम इज़ अबाउट द कंट्रीज फ्लैग एंड इट्स इम्पोर्टेंट. पोइम जो है वो कंट्री के फ्लैग के बारे में है. कंट्री का फ्लैग जो है वो और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कोई भी फ्लैग, किसी भी कंट्री का फ्लैग उसके लिए कौन सी इम्पोर्टेंस रखता है. नेक्स्ट लाइन इज़ आर फ्लैग इज़ आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश एंड फॉल. अब हमारा जो फ्लैग है वो हमारी किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है, हमारी इस फाइट की, हमारी पेट्रियाटिज्म की, हमारे फ्लैग की, हमारे लॉयल की या हमारे सक्सेस की. हमारे सक्सेस की आइडेंटिफिकेशन है. द मोर वी राइज आवर फ्लैग एंड वी शुड डैश नेवर. द मोर वी आर
the more we are loyal to our country, and the next line is the more we raise our flag, we should never fight with either other because it will not help us develop as a nation. एक दफ़ा फिर से मैं इसको दोबारा सारी समरी को गैप समरी को रीड आउट कर देती हूँ. द पोइट शोड हिज फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, उसने अपनी पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स को शो किया है. द फर्स्ट एंड द सेकेंड लाइन इज द पोइम इज अबाउट द कंट्रीज फ्लैग एंड इट्स इम्पोर्टेंस. Next, our flag is our identification of success and fall. The more we are loyal to our country, the more we raise our flag. We should never fight with each other because it will not help us to develop as a nation. So, here was the gap summary of the lesson, and the next thing is let's start from the phonic focus. अब phonic focus की बात की जाए तो आज हम phonic focus में consonant cluster सीखेंगे. And the first is read say the given words with the consonant cluster in the initial and final position. अगर बात की जाए consonant cluster की, there are different types of consonant cluster, and first here we learn about the two consonant clusters. Consonant cluster जो है consonant cluster आप कह सकते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट, टू और मोर देन टू कॉन्सोनेंट जॉइन्स टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट वर्ड. अगर वर्ड को कंप्लीट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि GRASS ग्रास, GROW ग्रो. अगर जी के आगे आर ना आता, अगर कोई वॉल आ जाता तो फिर आप इसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर नहीं कह सकते थे. कॉन्सोनेंट क्लस्टर सिर्फ इसी पोजीशन में बन सकता है जब आप इसके साथ मज़ीद एक कॉन्सोनेंट या दो कॉन्सोनेंट इसके साथ लगाते हैं. नेक्स्ट प्लक, PLUCK, PLB कॉन्सोनेंट क्लस्टर है क्योंकि दोनों ही कॉन्सोनेंट है. नेक्स्ट CL एंड नेक्स्ट वन इज़ BR. हेयर आर द टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर. ये टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं और ये इनिशियल पोजीशन में है. इनकी पोजीशन भी चेंज होती है. बाज़-औक़ात कॉन्सोनेंट क्लस्टर इनिशियल पोजीशन में आते हैं और बाज़-औक़ात फाइनल पोजीशन में आते हैं. इनिशियल पोजीशन की बात की जाए तो इनिशियल पोजीशन में स्टार्ट पे जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल रखी हुई है, ग्रास, ग्रो, प्लक, प्लो, क्लास, क्लाउन, ब्राउन, ब्रोज, एट्सेट्रा. एंड द फाइनल पोजीशन में अगर बात की जाए तो फाइनल पोजीशन में MP, PT, SP एंड ND ये अक्सर ही देखे जाते हैं. ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो फाइनल पोजीशन में पाए जाते हैं, जैसे कैम्प एंड लैम्प, केप्ट एंड एक्सेप्ट, क्रिस्प एंड क्लैस्प, एंड फ्रेंड एंड फाइन. Here was the in the two consonant cluster in the final position. थ्री consonant cluster की बात की जाए तो यहाँ पे तीन consonant एक साथ आएंगे. क्लियर? जैसे SPR, sprite and spring, scream and scratch, strand and strip, SPR, SCR and STR. और अगर फाइनल पोजीशन की बात की जाए तो इसमें RTS, exports and ports, laps, helps and sclaps, and amps, lamps and camps. And this was in the final position consonant cluster, three consonant cluster. होप सो कि आपको consonant cluster की समझ आ चुकी होगी. consonant cluster में there are different types of consonant cluster. सबसे पहले तो consonant cluster की बात की जाए तो जब दो या दो से ज़्यादा consonant एक साथ आके complete word बनाते हैं तो आप उसको consonant cluster कहते हैं. टू consonant cluster में टू consonant एक साथ आते हैं चाहे वो initial position में आए या final position में. एंड थ्री consonant cluster में थ्री consonant एक साथ आते हैं चाहे वो final position में आए या initial position में. And the next topic is about the compound word. And compound word की बात की जाए तो compound word की definition एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं. We can improve our vocabulary for effective communication by learning new words, and compound word can improve our vocabulary. compound word की बात की जाए तो compound word हमारी vocabulary को enhance कर सकते हैं, improve करते हैं. कैसे करते हैं मैं आपको इसकी definition पहले बता दूँ, फिर उसके बाद compound word की process पे चलेंगे. A compound word is made of two words. टू वर्ड्स को जब जॉइन टुगेदर किया जाता है, जब इनको कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो आपके पास एक कंपाउंड वर्ड क्रिएट हो जाता है. ईच वर्ड कैरीज इट साउंड मीनिंग. हर वर्ड जो है उसका अपना अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है. लेकिन जब आप उनको जॉइन टुगेदर करते हैं, जब आप उनका कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं तो उसकी कॉम्बिनेशन से एक नया वर्ड क्रिएट होता है और उस नए वर्ड का मीनिंग भी अपना ही नया होगा. क्लियर? यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने कंपाउंड वर्ड को, अगर आपने टू वर्ड्स टुगेदर जॉइन कर लिए हैं लेकिन आप मीनिंग सेम वही रखेंगे. फॉर एग्जांपल आप करते हैं नोट
एंड बुक। अगर आप नोट और बुक को इकट्ठे लिखते हैं, अगर नोट की बात की जाए तो नोट का मतलब किसी भी किस्म का लिखना या किसी भी किस्म की कोई पर्ची वगैरह हो सकती है। बुक की बात की जाए तो बुक में किताब शामिल है। अगर आप इनको जॉइन टुगेदर करें लेकिन फिर भी ये कहें कि आप इसका मीनिंग सेम एज दैट ही लेंगे जैसे पहले था, तो फिर आपका कंपाउंड वर्ड नहीं कहलाएगा। कंपाउंड वर्ड जब टुगेदर ज्वाइन किया जाता है, कंपाउंड वर्ड जब मेकआउट कर लिया जाता है, बना लिया जाता है, तो उसके बाद कंपाउंड वर्ड के अपना मीनिंग भी क्रिएट हो जाता है। कंपाउंड वर्ड्स क्रिएट अ न्यू मीनिंग। फॉर एग्जांपल टूथ एंड पेस्ट, कंबाइन टू मेक टूथ एंड टूथपेस्ट। टूथ एंड पेस्ट को अगर किया जाए, पेस्ट का मतलब लगाना, टूथ का मतलब आपके टीथ होंगे, और अगर आप इनको कंबाइन टुगेदर करते हैं तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट मीनिंग देगा आपको। क्लियर। अब इसके कंपाउंड वर्ड के यहाँ पे एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। ब्लू बेल, स्टार, फिश, नोट एंड बुक। ये मैंने सेपरेटली लिखे हैं, लेकिन अगर इन बात की जाए इनके कंपाउंड वर्ड बनाने की, तो ये अगर जब कंपाउंड वर्ड बनेंगे, ब्लू बेल बन जाएगा, स्टार फिश से स्टार फिश बन जाएगा, एंड नोटबुक बन जाएगा। एंड हेयर आई एम विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ कि आप इसको न्यू टॉपिक तो नहीं कहेंगे, नई एक्टिविटी कहेंगे। आप मैच द वर्ड्स टू मेक द कंपाउंड वर्ड। आपको इनको मैच करना होगा, यानी कि लंच से लंच फ्लावर बनेगा, लंच चक बनेगा, बॉक्स या हॉर्स। द मोस्ट सुटेबल वर्ड दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड बाय मी इज दैट लंच बॉक्स। नेक्स्ट सी हॉर्स, सनफ्लावर एंड वुडचक। क्लियर। आप इसको यहाँ पे इस एक्टिविटी को फिल आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट माय नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन नाउन एंड द प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की बात की जाए, कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो सिर्फ एक जनरल क्लास ऑफ पीपल की बात करता है, जनरल क्लास ऑफ प्लेस की बात करता है या थिंग की बात करता है। तो कॉमन नाउन डजंट बिगिन, कॉमन नाउन को आप किसी कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट नहीं करते, कैपिटलाइजेशन में नहीं लिखा जाता, अनलेस के आप इसको सेंटेंस के स्टार्ट पे अगर यूज़ करते हैं तो फिर आप इसकी कैपिटलाइजेशन करेंगे, अदरवाइज आप इसकी कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते। क्लियर। कॉमन नाउन किसी भी जनरल नेम के जनरल क्लास ऑफ थिंग, पीपल या प्लेस का नेम है, सेम एज दैट। और नाउन की डेफिनेशन पहले मैं आपको सुना दूँ, नाउन की डेफिनेशन भी क्लियर कर लीजिए। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन किसी एनिमल पर, जो मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव, जो मैंने मोस्ट चीज़ें आपको सुनाई है वो यही है कि द कॉमन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। कॉमन नाउन भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। प्रॉपर नाउन किसी भी खास शख्स, खास जगह, खास चीज़ या एनिमल के नेम को कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को हमेशा एक कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट किया जा सकता है। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन की मेरे पास एग्जांपल यहाँ मौजूद हैं। एंड हेयर यहाँ पे देखते हैं, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन। यहाँ पे आप प्रॉपर नाउन को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और कॉमन नाउन को आप सर्कल कर सकते हैं। एंड स्टार्ट here. The first line is Mount Everest is the highest mountain peak of the world. The river Ravi flows near Lahore. Markhor is our national animal. William Wordsworth is a great poet of nature. He went to Naran and Kagan in the summer holidays. यहाँ ये मैंने एक्टिविटी शामिल कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको कहीं से भी खुद आप नोट डाउन करके आप इसकी एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द कलेक्टिव, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अगर काउंटेबल नाउन की बात की जाए तो काउंटेबल नाउन आर द वर्ड्स फॉर द थिंग्स दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन ऐसी थिंग्स के नेम हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। दीज नाउन कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। एंड कॉमन नाउन डज नॉट बिगिन सेम एज दैट, मैंने आपको बताया कि दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनाई जा सकती। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन आर द नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग और फॉर अ कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन लोगों को, चीज़ों को, या आप कह लें कि जगह सारे एक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, आप उनको एक ही स्पीशीज़ के आपके पास चीज़ें हैं तो आप उसको इकट्ठा करके रख लें, आप उसको एक ही नाम दे सकते हैं।
क्लियर। या आप डिफरेंट स्पीशीज़ को भी इकट्ठा कर लें तो आप उसको जब एक नाम दे के बुलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्टिव नाउन। मैंने यहाँ पे आपके आसानी के लिए काउंटेबल नाउन को रेड से, अनकाउंटेबल नाउन को ब्लू से एंड कलेक्टिव नाउन को मैंने आपके लिए ग्रीन कर दिया है। सो let's see at the example. Let's have a look. The gardener saw a hive of bees in the garden. Hive of bees, यहाँ देखिए bees किसी एनिमल का नेम है। तो बीज को जब आप एक ऐसा सारी बीज को एक इकट्ठे ग्रुप का नाम दे देंगे तो फिर ये हाइव ऑफ बीज बन जाएगा और ये कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट कम, कैन यू पास मी सम साल्ट। क्या आप मुझे साल्ट दे सकते हैं। साल्ट अनकाउंटेबल नाउन है, चूँकि आप इसकी क्वांटिटी को नहीं गिन सकते कि ये कितना है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। सो इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, देयर आर मैनी डैफोडिल्स इन द पार्क। डैफोडिल्स को आप काउंट कर सकते हैं। सो मैंने इसको रेड से लिख दिया है। द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेट टीम। क्राउड कलेक्टिव नाउन है बिकॉज ऑफ दैट कि क्राउड में डिफरेंट किस्म के लोग आएंगे, छोटे हों चाहे वो बड़े हों, लेकिन लोगों का हजूम है तो मैंने उन सबको इकट्ठे करके सिर्फ एक नेम दे दिया है। नेक्स्ट, टीम में भी डिफरेंट किस्म के प्लेयर शामिल होंगे, कुछ बैट्समैन होंगे, कुछ बॉलर होंगे एंड कुछ फील्डर्स होंगे। और जब मैंने उन सब की कैटेगरीज को इकट्ठे करके एक खास नेम दे दिया है तो इट हैव बिकम द कलेक्टिव नाउन। एंड द सेकेंड लास्ट इज वी शुड बी यूनाइटेड एज अ नेशन। नेशन, चूँकि नेशन मैंने ब्लू कर दिया है एंड नेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है बिकॉज ऑफ दैट। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेशन अनकाउंटेबल नाउन मैंने आपको बता दिया। द बॉयज़ आर प्लेइंग विद अ बॉल। बॉयज़ जो हैं वो बॉयज़ को आप काउंट कर सकते हैं, बॉल को भी आप काउंट कर सकते हैं। हेयर वॉज द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। टुडे वी लर्नड अबाउट द 3 things, I think so, and we learnt about the compound word, and we learnt about the phonic focus consonant cluster, and we learnt about the gap summary. The first was the gap summary, the second was the consonant cluster, the third was the compound word, and the fourth one was the common and proper noun, and the fifth one was collective, uncountable and countable noun. Hope so you have understood the lesson, and if there is any confusion about any concept, you can ask me in the comments. I'll be with you with the new lecture. Till then, take care. Goodbye. Allah Hafiz.